जनरली प्लेन एक हाइट पे होता है, लेकिन उस दिन का जो प्लेन है लोगों के हिसाब से वहाँ का जो मंदिर है, क्योंकि हमारे यहाँ पे अगर आप मंदिर देखो तो उसका जो ऊपर का पोर्शन होता है वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो उनका कहना था ऑलमोस्ट लोगों को लगा कि ये अभी शायद वो जो टॉप मोस्ट पार्ट ऑफ टेम्पल है उसको वो टच होगा। अभी ये टच होने के सिस्टम को क्या कहते हैं, वो EGPWL, एनहांस ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग, मतलब एक लेवल के नीचे वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, वार्निंग लैंड अप्रोचिंग, ऐसा कुछ उनका एक वार्निंग होता है, वो भी बंद था, वो भी PTT में अनफॉर्चुनेटली वहां पे नहीं आया था। उसी के साथ अगर आप देखो तो आगे, तो अभी हेवी बेस मेंटेनेंस, अभी सीरियस इशू हेवी बेस मेंटेनेंस के बारे में हमको पता चाहिए कि वहां पे कौन व्यक्ति है, कैसे है। जैसे कि MRO होते हैं, इस भारत में 2 मेन MROs है, और ये VSR जो कंपनी है उसका खुद का इनबिल्ट और इंडोर या खुद का एक अलग सा MRO वहाँ पे था, मतलब जो मेंटेनेंस वहाँ पे करते हैं उसके बारे में डिटेल्स हमको चाहिए। MRO एक बहुत इंपॉर्टेंट विषय होता है, क्योंकि वहाँ पे जो मेंटेनेंस किया जाता है प्लेन का, कोई भी बड़े प्लेन का, भारत में 2 ही MROs है, और उसमें से एक MRO शायद पास में वो प्रफुल्ल जी पटेल साहब का वहाँ पे था। अभी उसमें क्या रिलेशन है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन उसी के साथ अगर आप देखो तो MRO, जैसे MRO के लोग अगर इधर से निकाल दिया तो ज़्यादा से ज़्यादा वो दूसरे MRO में जा सकते हैं, जैसे मीडिया में होता है, इस मीडिया से गए तो दूसरे मीडिया में जाते हैं। तो ये जो VSR का जो MRO था या मेंटेनेंस का हब था, वहाँ पे कौन कौन काम कर रहा था, उसके पहले वो कहाँ कहाँ पे काम कर रहे थे, ये इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली वहाँ पे होना चाहिए, ऐसे हम सबकी वहाँ पे मांग है। और उसके बाद लीगल अथॉरिटी, ये सब कुछ विषय जो यहाँ पे दिए हैं उसकी डिटेल्स हम सबको वहाँ पे चाहिए। आगे अभी दूसरी बात जो VSR के बारे में बताया गया है कि VSR में बहुत सारे बात एक्स्ट्रा फ्यूल टैंक जो अलाउड नहीं है, वो भी वहाँ पे विमान के पीछे जो एक बैग रखने की जगह थी वहाँ पे इलीगली वहाँ पे रखा जाता था। इसलिए हमको जो हैंगर होता है या हैंगर के बाहर का जो CCTV होता है, जो भी VSR के जहाँ पे भी प्लेन लैंड हुए, मेंटेन हुए, हैंगर है या उनका MRO है, वहाँ के सब डिटेल्स हमको वहाँ पे चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। क्योंकि अगर एडिशनल टैंक विदाउट परमिशन अगर आप रखोगे कॉस्ट कटिंग के माध्यम से, जो हमको एक्स पायलट ने वहाँ पे बताया कि इनको एक आदत थी ऐसे इलीगल विषय करने की, तो एट दैट हाइट फॉर दैट प्लेन, दैट एक्स्ट्रा फ्यूल विच यू आर कैरिंग इन द कैन एक्ट्स लाइक अ बॉम्ब, दैट नीड्स टू बी नोटेड। आगे अभी देखो हमको क्या जो क्लियरेंस इंजीनियर है, ऑफिसर है, उसके इंक्वायरी उनकी होनी चाहिए, क्वालिटी इंजीनियर की इंक्वायरी, मेंटेनेंस इंजीनियर की इंक्वायरी, ESA ने जो TCO लाइसेंस वहाँ का जब्त किया था उसका रिपोर्ट अभी तक क्यों नहीं गया इतने साल के बाद DGCA, और ये जो VSR कंपनी उसके बारे में वहाँ पे चाहिए था। अगर EASA जो यूरोपियन एजेंसी है उन्होंने उनका लाइसेंस बंद कर दिया, कैंसिल किया, तो इंडिया में वो क्यों नहीं हुआ। और ESA ने, यूरोपियन इतनी स्ट्रिक्ट एजेंसी ने, अगर L1 मतलब लेवल 1 का वहाँ पे जो वार्निंग है देने के बाद भी अगर यहाँ पे VSR चल रहा है, तो हमारे सब VIP लोग हैं या इंडस्ट्रियलिस्ट है, बिजनेसमैन है, जो VSR के विमान इंडिया में यूज कर रहे हैं, तो ये सब क्रीम जो पॉपुलेशन है उनके लाइफ के साथ जो VSR खेल रही है उसको किसने सपोर्ट किया, इसकी इंफॉर्मेशन सरकार के माध्यम से, एजेंसी के माध्यम से हमारे पास वो आनी चाहिए, ऐसे हम सबको लगता है। आगे अभी देखो बुकिंग फ्लाइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग विषय है। कोई भी VIP मंत्री हो उसका एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में अगर आप ये GR देखो महाराष्ट्र शासन का, वहां पे साई एक हैंडल करता है, एरो नाम की एजेंसी हैंडल करती है। इसमें 2 अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अगर 1 तारीख से 15 तारीख तक हमको बुकिंग करना है तो साई का ग्रुप इस्तेमाल किया जाता है महाराष्ट्र में, और अगर 15 से 31 तक करना है तो एरो का इस्तेमाल किया जाता है। उसमें डायरेक्टर एविएशन महाराष्ट्र से लेके वो महाराष्ट्र के ऑफिशियल जो पायलट्स है, उसी के साथ सब PA होते हैं और हैंडलर होते हैं, ये सब वहां पे उस ग्रुप पे होते हैं। उस पे अगर आप देखो 7:13 27 तारीख शाम को ये प्लेन बुक हुआ था। मतलब अजीत दादा का प्रोग्राम ये गाड़ी का था, प्लेन का नहीं था। प्लेन का बुकिंग कब हुआ, जब उनको 27 तारीख को उनकी मीटिंग्स, उनका काम
ये लेट होने के कारण उनको 7:13 पे वहां पे रिक्वेस्ट भेजा गया 27 तारीख को, जिसपे क्रिस्टोफर जोसेफ जो है वो एरो का मेन पर्सन है, उसने दिया था नोटेड सर। 12:30 बजे का एक चैट है, उसमें अगर आप देखो तो वहां पे भी अप्रूवल आया था। आगे अभी देखो यहाँ पे एरो नाम की कंपनी है, उसके शायद पतंजलि में भी डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर है। हम डायरेक्टर पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, लेकिन एरो नाम की कंपनी जिसने आप गो हेड करो, विजिबिलिटी इज ओके, ये जो व्यक्ति है मनोज पवार करके, वो उसने क्यों वो इन्फॉर्मेशन, गलत इन्फॉर्मेशन वहां पे डाली, ऐसे हमकी सबकी मांग है। इसलिए वीएसआर पे जैसे आप एक्शन ले रहे हो, एग्रो पे भी एक्शन होनी चाहिए, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अभी ये इंफॉर्मेशन आपको लगा, लेकिन इसको अगर आप बिल्ड करोगे, कॉन्स्पिरेसी है क्या, ये सब देखने के बाद और आगे का इंफॉर्मेशन देखने के बाद हमको भी लगता है, जो लोगों को लगता है कि डेफिनेटली देयर इज सम कॉन्स्पिरेसी। आगे अभी एक जब ये मैं रिसर्च कर रहा था, लोगों से बात कर रहा था, एक बंदे ने एक मोसाद नाम की इजराइल की जो एजेंसी है उसके बारे में एक बुक मुझे वहाँ पे दी, और उस बुक में एक पेज है, उस पेज में एक रेफरेंस है जहाँ पे एक एजेंट बोलता है कि डेगन नाम का एजेंट है, कौन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो रेफरेंस ऐसे है कि सबसे बड़ा वेपन विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी टू असैसिनेट एनीवन is basically sometimes it's most effective to kill the driver, and that's that means अगर आप गाड़ी चला रहे हो कोई और उसके पीछे अगर एक आध महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, अगर गाड़ी का स्पीड है तो बेस्ट है ड्राइवर को टारगेट करे। अगर प्लेन का ड्राइवर कौन है, वो पायलट होता है। आगे अभी ये लोगों के मन में है कि शेड्यूल क्यों चेंज हुआ, why did he stay back on 27th, that is a basic प्रश्न। अभी देखो जो स्टोरी लाइन हुआ, मैं किसी पे ऑब्जेक्शन ले रहा हूँ या उनके ऊपर मतलब ये इन्वेस्टिगेशन उनके ऊपर जानी चाहिए ऐसे नहीं कह रहा हूँ, लेकिन 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ, ये दो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। 27 को कैबिनेट की बैठक महाराष्ट्र में अजीत दादा और सब मंत्रियों की थी, 12 साढ़े 12 बजे वो खत्म हुई होगी। दादा ने अपने स्टाफ को बताया था कि 5 बजे तक गाड़ियां रेडी रखो, शायद पुणे जाना पड़ेगा। 3-4 घंटा मैं मेरे घर पे बैठ के ऑफिस का काम, पार्टी का काम, कुछ नेता, एक अलग नेता, ये 2 नेता है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नेता था, लेकिन अभी 2 नेता है। एक नेता मुझे मिलने आएगा और एक कुछ ऑफिस का स्टाफ है, कुछ कंसल्टेंट के बारे में चर्चा है। वो चर्चा करने के बाद 5 साढ़े 5 बजे हम पुणे गाड़ी से जाएंगे और वहाँ से फिर हम बारामती दूसरे दिन 28 तारीख को जाएंगे। ऐसा बेसिक प्लान अजीत दादा का वहाँ पे था। अगर दादा का प्लान प्लेन से फ्लाई करना होता तो 27 तारीख को सुबह दोपहर को या 26 तारीख को दादा का 28 तारीख का सुबह का प्लेन वहाँ पे बुक होता। लेकिन वो कब हुआ? 27 तारीख शाम को 7:13 में वो प्लेन बुक हुआ, क्योंकि दादा की मीटिंग्स ये एक्सटेंड होती गई। जो नेता, जो अलग नेता वहाँ पे आया था, वो कुछ उनके पॉलिटिकल चर्चा थी। और सबसे इम्पोर्टेंट चर्चा देखो, दादा के साथ लास्ट 4 to 5 मंथ्स में बहुत उनके साथ था, उनके साथ चर्चा करता था। जो कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं जो विलीनीकरण का विषय है वो आपको डिटेल में बोलूँगा। दादा बहुत ओपनली मेरे साथ बात करते थे, और उसी के साथ जब भी मेरे साथ करते थे, उनके जो बहुत प्राइवेट और इम्पॉर्टेंट जो पीए और उनके साथ 20 साल से काम करने वाले लोग वहाँ पे थे, इसलिए वहाँ पे क्या चीज़ें हो रही है उसकी इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली हमारे पास वो आती थी। मतलब हम सर्वेलेंस करते थे वैसे नहीं, प्यार से आती थी इन्फॉर्मेशन, वहाँ पे हमको मिलती थी। तो वहाँ पे जो चर्चा 27 तारीख को चल रही थी, और शायद वो हीटेड चर्चा थी, एक पॉलिटिकल कंसल्टेंसी के बारे में उनका जो सर्विसेज है, वो सर्विसेज अपने को कैंसिल करने पड़ेंगे, ऐसी भूमिका अजीत दादा की वहाँ पे थी। क्योंकि इतने सारे पैसे देने के बाद भी अगर परफॉर्मेंस वहाँ पे मिल नहीं रहा, तो वो सर्वे के लिए ही वो एजेंसी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पॉलिटिकल एडवाइस के लिए नहीं। और वो चर्चा जो 5 साढ़े 5 बजे तक होनी चाहिए थी, ख़त्म होनी चाहिए थी, वो चर्चा बहुत लेट तक वहाँ पे गई। एक नेता वहाँ पे था, दूसरा नेता शायद जो था वो फ़ोन पे था। फ़ोन पे दादा से बात होने के बाद एक कोई तो फाइल थी, जो फाइल शायद 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद वो सिग्नेचर हो सकती थी। लेकिन कहा गया कि कुछ भी करो,
लेकिन ये फाइल पे आज साइन करना पड़ेगा। दादा की आदत अगर आप देखो तो इमीडिएटली कोई भी फाइल वो पेंडिंग नहीं रखते थे, तो उनको लगा उनके घर में वो फाइल है, लेकिन माहिती इन्फॉर्मेशन निकालने के बाद वो फाइल मंत्रालय में थी। मंत्रालय से वो फाइल उस ट्रैफिक में घर पे लाई गई और लाने के बाद वो एक्चुअली सिग्नेचर वहाँ पे हुआ, और उसके कारण जो लेट हुआ तो दादा के पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। इसीलिए उसके बाद दादा ने निर्णय लिया कि आप एक काम कीजिएगा, प्लेन वो बुक कीजिएगा। फिर उसके बाद प्लेन वहाँ पे बुक किया गया। अभी किसने उनको कहा या सजेस्ट किया वो मैं तो नहीं बता सकता, उसके बारे में इंफॉर्मेशन मेरे पास नहीं। जो इंफॉर्मेशन मेरे पास थी वो आपको बताई। फिर 27 तारीख के बाद 28 तारीख का प्रोग्राम मैंने आपको बताया था कैसे कैसे वो फ्लाई किए, इसलिए ये 27 और 28 का विषय वहाँ पे है। आगे तो अभी दादा, इसमें दादा मराठी में बोलते हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ। कैप्टन अगर बोलेगा तो अरे मराठी है, छोड़ना ना। दादा ने वहाँ पे बोला है कि दादा ने वहाँ पे बोला मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कैप्टन जो बोलता है वो मैं करता हूँ। और हमने खुद के आंखों से देखा था, दादा एक डबल इंजन हेलीकॉप्टर से जब ट्रैवल कर रहे थे मुंबई से लेके पुणे तक, लोनावला में वहाँ पे फॉग सिचुएशन हर वक्त रहती है, बहुत बार होती है। तो दादा ने वो हेलीकॉप्टर टर्न करने बोला था, वापस वो गाड़ी से वहाँ पे आए थे। दादा कभी भी प्लेन के साथ या हेलीकॉप्टर के साथ रिस्क नहीं लेते थे। जो भी कैप्टन बोलता है वो सुना जाता है। अगर आप वो ग्रुप के बारे में देखो, वो ग्रुप पब्लिक है, ग्रुप का भी इन्वेस्टिगेशन करना है तो करना चाहिए वो ग्रुप। और दूसरा ग्रुप में आगे जाके आपके बोलने वाला हूँ, तो उसमें वो जो हैंडलर है मनोज करके, उसने कहा था कैप्टन से मेरी बात हो गई है, द वेदर इज ओके। उसके बाद दादा वहाँ घर से निकले एंड देन अनफॉर्चुनेटली दिस एक्सीडेंट हैज हैपेंड। तो यहाँ पे दादा बोल रहे हैं कि मैं कैप्टन की सुनता हूँ, कभी भी वहाँ पे रिस्क नहीं लेता, जैसे वो बोलते हैं वैसे मैं करता हूँ। आगे क्योंकि बहुत सारे लोग बोलेंगे दादा ने प्रेशराइज किया, दादा कभी भी फ्लाइट वाले को या पायलट को या कैप्टन को प्रेशराइज नहीं करते थे। अब ये टोटल शेड्यूल है, यहाँ पे अगर आप देखो तो कैप्टन मदन और कैप्टन यश ये शायद पहले अलोकेट किए थे इस प्लेन को, और फिर आगे जाओ, फिर वो बदले गए कैप्टन कपूर और कैप्टन पाठक। अभी उसमें क्या बताया गया कि जो पहले वाले कैप्टन थे वो ट्रैफिक में वहाँ पे अटक गए थे, इसके कारण। अभी सुबह 6:30 बजे कहाँ पे ट्रैफिक बम्बई में आया, तो सीसीटीवी देख लो क्यों है। उनकी वाइफ जो है, मतलब कैप्टन मदन, उनके वाइफ ने एक ट्वीट किया था, मेरे हस्बैंड को कुछ नहीं हुआ, प्लीज़ आप कंडोलेंसेस मैसेजेस हमको मत भेजो। मतलब वहाँ पे लोगों को भी लगा, चर्चा भी हुई थी कि शायद कैप्टन मदन ही है, लेकिन कैप्टन मदन नहीं थे, कैप्टन कपूर थे और पाठक वहाँ पे थे। आगे देखो, मनोज पवार, गुड मॉर्निंग, ऑल क्रू रीच एयरपोर्ट 7 बजे। अभी 7 बजे जो क्रू है नया वाला वो पहुंचा था, तो किसने बताया कि जो पहला वाला क्रू था वो ट्रैफिक में अटका है? तो 7 बजे तो पहुंचे, दादा 8 बजे वहां पे पहुंचे। तो वाई दिस ऑल कम्युनिकेशन मिसकम्युनिकेशन इज हैपनिंग थ्रू VSR, ऐसा हम सबका प्रश्न है। और वो जो भी है ट्रैफिक वगैरह उसकी डिटेल्स हमको चाहिए, CDR हमको चाहिए। आगे लो, ये हमारे है सब ट्रैफिक, CCTV कैमरा चाहिए, CDR चाहिए। अगर वो अटके थे तो इमीडिएटली इमरजेंसी बेसिस पे को पायलट पाठक और द मेन कैप्टन कपूर वो कहाँ से आए थे। और ऐसी भी चर्चा है शायद कपूर के एक दोस्त के माध्यम से कि वो हांगकांग गया था, हांगकांग से आया था। वो हांगकांग से अगर आया था, कब आया था, कैसे आया था, उसके पहले कौन सी फ्लाइट्स उसने की थी, ये सब इंफॉर्मेशन हम सबको चाहिए। इसके लिए ये जो स्पीड है इन्वेस्टिगेशन का बहुत स्लो है, इसलिए सरकार को, केंद्र और राज्य सरकार को हम विनती करते हैं इसमें डिटेल में जाने की जरूरत है और जल्द से जल्द इसका इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है। आगे देखो, अभी ये कैप्टन सुमित कपूर, इसका 2010 में दारू पी के वो टेस्टिंग, ये कमर्शियल पायलट था पहले, मतलब बड़ी बड़े एयरक्राफ्ट हैंडल करता था, वहाँ पे वो पकड़ा गया। उसके बाद वापस अगर आप देखो तो 17 में पकड़ा गया। उसके बाद उसका 3 साल के लिए उनका जो लाइसेंस था फ्लाइंग वो स्थगित किया गया था। फिर उसके बाद अगर आप देखो तो हमने जो सुना है, उसके जो पास वाले लोग थे, US को कभी भी कोई भी प्लेन जब आप उड़ाते हो, नया प्लेन अगर आपको चलाना है, जैसे सब अगर लेयर जेट में चलाता हो और ग्लोबस मुझे चलाना है तो ग्लोबल के ट्रेनिंग के लिए मुझे जाना पड़ता है। ऐसे लेयर जेट के ट्रेनिंग के लिए US, क्योंकि ये फैक्ट्री US में, कनाडा की कंपनी लेकिन US में फैक्ट्री, तो US गए। तो हमने जो सुना है कि वहाँ पे इन्होंने इतनी दारू पी थी कि वो
लेयर जेट की जो फैक्ट्री है बम्बार्डियर, वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए भी यूएस में होते हुए भी जा नहीं सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन हमको मिली है। इसका सोर्स देखने की जरूरत है, लेकिन जो जो हमारे पास आया वो आप सबको बताया गया। उसी के साथ ये जो एक महाराष्ट्र के बीजेपी के सीनियर लीडर है, उनका एयरक्राफ्ट नांदेड़ जा रहा था कुछ महीने पहले, दिन पहले, उस टाइम कपूर ही थे। जिस तरीके का लैंडिंग वहाँ पे हुआ था, शायद इन मंत्री ने वहाँ पे कपूर के खिलाफ वीएसआर को कंप्लेन किए, वो भी हमको देखने की वहाँ पे जरूरत है। तो हमारा सबका कहना है, इतना अगर बैकग्राउंड खराब है तो वीआईपी फ्लाइंग के लिए कोई भी क्रिकेटर हो, बिजनेसमैन हो, अजीत दादा जैसा नेता, उद्धव ठाकरे साहब हो, सीएम हो, सीएम का भी उन्होंने फ्लाइंग किया है, डीसीएम का, दूसरे डीसीएम का फ्लाइंग एकनाथ शिंदे जी का किया है। तो ऐसे बैकग्राउंड वाले व्यक्ति को इतने बड़े वीआईपी का फ्लाइंग क्यों दिया गया, ऐसा हम सबका कहना है। आगे अभी देखो ड्रंक पायलट, ये जो है ये इंटरनल जो वीएसआर है उनका एक ग्रुप है, उस ग्रुप की चैट हमारे पास जो आई है, कैसे आई क्या आई उसके बारे में नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी है वो है। अगर देखो तो कैप्टन सिंह खुद बोलता है कि बॉस एक फ्लाइंग हमारा कैंसिल हुआ है क्योंकि एक बंदा पायलट बैडली ड्रंक वहां पे था। फिर वो सिगरेट वगैरह के बारे में बोलते। और नीचे देखो, मे आई रिक्वेस्ट और रोस्ट वट एवर माई डियरेस्ट कलीग्स, कैप्टन सरी का नाम लिया है, कैप्टन रंधवा जी को जो भी है, और एक स्टार मार्क करके वहां पे लिखा है कैप्टन सुमित द ग्रेट। जब भी दारू के बारे में चर्चा हो और कोई भी गलत चीज, द ग्रेट कब लिखा जाता है, जब एक आधा व्यक्ति रेगुलर ऑफेंडर है तब द ग्रेट वहां पे लिखा जाता है। नीचे कैप्टन रोहित, अभी ये रोहित डायरेक्टर है, अगर रोहित सिंह है डायरेक्टर, अगर दारू पीता है और उसका जो मेन बॉस है वो उसको टारगेट करता है, तो डायरेक्टर ही अगर दारू पी के वहां पे पार्टी कर रहा है तो फिर कोई भी पायलट कर सकता है, क्योंकि पायलट का कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। जो ये गेस्ट हाउस है, उस गेस्ट हाउस के सीसीटीवी फुटेज हम सबको चाहिए, इसे हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो दूसरे कंपनी ओनर सेंड दिस मैसेज, और एक ग्रुप है, वहां पे क्या दिखा गया है कि यहाँ पे कैप्टन सिंह बोल रहे हैं, ये जो भी है, हाँ ये देखो, यू विल प्लीज यू बी सोबर, डू नॉट डू इंडियन स्टंट्स, लेट मी नो, मतलब किसको, कैप्टन सुमित भाई मतलब कपूर। फिर कपूर ने नीचे लिखा है कॉपीड सर। अगर उन्होंने गलत एलिगेशन किया होगा कि तू दारू नहीं पीता, तू ये मतलब दारू पीता है, अगर ये दारू नहीं पीता होगा तो बोलेगा सर आई डोंट ड्रिंक, बट वहां पे ये जो विषय लिखा था उसने सुमित ने रिप्लाई, कपूर ने जो रिप्लाई किया कॉपीड सर, मतलब ही न्यू ही वॉज एट फॉल्ट मेनी अ टाइम्स। आगे ब्रेथ एनालिसिस का रिपोर्ट चाहिए, अभी जो हमको पता चला उसका फोटो भी निकलता है, उसका सीसीटीवी फुटेज भी हमको चाहिए। आगे अभी देखो पीआईबी ने जो रिपोर्ट किया था, डीजीसी ने जो बताया उसके हिसाब से रिपोर्ट किया था, टाइम किया था 8:18 पे, और ये जो प्लेन है बारामती एटीसी के कांटेक्ट में आया था। लेकिन एटीसी का ट्रांसक्रिप्ट अगर देखो, वहां पे हमारे स्टैम्प ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है, टाइमिंग है 8:19। लोग बोलेंगे 1 मिनट का क्या फर्क पड़ता है, ये इतना फास्ट एयरक्राफ्ट है, 1 मिनट में 15 किलोमीटर ट्रैवल करता है, 1 मिनट का 1 सेकेंड का भी इंपैक्ट होता है। स्टॉल होने के बाद 9 सेकेंड में प्लेन वहां पे क्रैश हुआ था, 9 सेकेंड में ये चीजें हो सकती है, इसलिए 1 मिनट का फर्क, ये जो पीआईबी को डीजीसीए ने इंफॉर्मेशन जो दी उसमें और जो ट्रांसक्रिप्ट हमारे पास है उसमें फर्क क्यों है, ऐसे हम सबका कहना है। आगे अगर उसी के साथ अगर देखो 8:44 में वो क्रैश हुआ था, इसके वो अंदाज है, लेकिन अगर 8:44 पे जो पाठक को पायलट है उनका कहना ओ शिट, उसके बाद 7-8 सेकेंड में वो क्रैश हुआ था, मतलब 44.20 सेकेंड्स, मतलब 44 मिनट्स का ये बात कर रहे पीआईबी, और जो ट्रांसक्रिप्ट है वो बोल रहा है 8:44.20, 20 सेकेंड, मतलब 5-6 किलोमीटर का ट्रैवलिंग वो हो सकता है, कुछ बहुत सारी चीजें वहां पे हो सकती है। तो ये जो टाइमिंग का फर्क है वो क्यों, ऐसा हम सबकी मांगनी है। आगे अभी ये देखो, ये क्या होता है कि कोई भी फ्लाइट जब फ्लाई होता है तो रडार, उसका जो फ्लाइट का रडार होता है वो कनेक्टेड होता है। अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे ये सब है, अभी लोग बोलेंगे टाइमिंग गलत है, वैसे नहीं होता। ये ईटीसी टाइम जो होता है वो 3.13, उस पर 5 घंटा ऐड करोगे तो ये जो एंड है टाइम 8:43 आगे लो। अभी ये रडार सिस्टम जो है, ऐसा रिपोर्ट होता है, वो रिपोर्ट हमारे पास आया है जो है
जो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, सॉफ्टवेयर दिखाया था, उस पर वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन इसका जो ट्रांसपॉन्डर होता है रडार के साथ जो कनेक्ट करता है, वो मैन्युअली शायद 1 मिनट पहले बंद किया था, और वो बंद करने के कारण लास्ट हमको 1 मिनट पहले का उसका हाइट पता है, उसका स्पीड पता है, वो अलाइन हुआ था कि वो अलाइन हुआ था, मतलब जो लैंडिंग जो स्ट्रिप है उसके साथ। लेकिन 1 मिनट में क्या हुआ वो हमको पता नहीं चल रहा। हमारा कहना है कि ट्रांसपॉन्डर ये विमान के अंदर से जानबूझ के बंद किया गया था, ताकि उसका रिकॉर्ड कहाँ पे भी न रहे। तो ट्रांसपॉन्डर क्यों बंद किया, ऐसी हम सबकी मांग है। आगे अभी देखो, ये दिस इज द टॉलेस्ट पार्ट, जो लोग बोलते हैं हिल साइड, दिस इज 11 नंबर दिस स्ट्रिप एंड दिस इज 29। तो एक ही स्ट्रिप है, लेकिन एक साइड को 11 नंबर बोलते हैं, दूसरे साइड को 29 नंबर बोलते हैं। अभी देखो, ये है 11, तो यहाँ पे हाइट है, और ये है 29, ये MIDC के बाजू, ये फ्लैट है। जैसे मुंबई का फ्लैट था, वैसे अगर 29 पे लैंड होता तो इतना बड़ा एक्सीडेंट नहीं होता। शायद आज अजीत काका, अजीत दादा हमारे पास होते, लेकिन जानबूझ के दो बार नंबर 11 क्यों मेन पायलट के माध्यम से मांगा गया। बिकॉज देखो, को पायलट जब बात करती है वो सिर्फ बात करती है, दिमाग कौन लगाता है, तो मेन पायलट लगाता है। मेन पायलट ने जानबूझ के 2 बार 11 नंबर का, मतलब हाइटेड, जो एलिवेटेड है, जो डिफिकल्ट है, और उसी के साथ 11 पे लैंड होते वक्त आगे सनलाइट भी थी। अगर 29 पे लैंड होता, क्योंकि वहां पे जो विंड का स्पीड है वो बहुत लो था या 0 था, तो 29 वॉज द बेस्ट ऑप्शन। आगे सनलाइट नहीं होता, फ्लैट एरिया रहता, हिली एरिया नहीं होता। तो ये जो हमको चर्चा है कि बहुत ऊंचा था, बहुत रिस्की था, उसकी कोई भी जरूरत नहीं। अभी लोग कहेंगे उसने मांगा था क्या, उसने 8:27 को रनवे 29 मांगा, लेकिन वापस 8:29 मतलब 27 को मांगा, 8:29 को उसने वापस 11 मांगा। एक बार हुआ क्या, नहीं। आगे लो, अभी 8:36 को वापस उसने 29 मांगा, फिर वापस वो कैंसिल किया, वापस 11 मांगा। तो 2 बार 29 का ऑप्शन होते हुए भी, विच इज द सेफेस्ट ऑप्शन, वाई नंबर 11 रनवे वॉज अगेन आस्क्ड फॉर, which was the most risky thing, that is our question। अभी ये वीडियो है, आप बोलोगे, बहुत जन बोल रहे हैं कि वहां पे विजिबिलिटी का विषय नहीं था। देखो, ये जो कर्सर है, वो वीडियो शायद आपने देखा, प्ले करो ना, नहीं हो रहा, लेकिन आपके पास हम भेज देंगे। तो यहां पे प्लेन नहीं दिख रहा, प्ले करो ना। अभी वहां पे देखो, ये कुछ लाइन आई, फिर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, प्लेन नहीं दिखा, लाइन दिखी। तो लाइन क्या है वो भी हमारा कहना है, वो आग है या रिफ्लेक्शन है, वो हमको देखने की जरूरत है। ये वीडियो किसी के पास नहीं था, कल से ये वीडियो आप सबके पास आया होगा, वो हमने वहां से एयरपोर्ट के यहाँ से निकाला है। और वहां पे अगर आप देखो तो मतलब प्लेन नहीं दिखा, लेकिन स्पोर्ट दिखा, बॉम्ब, मतलब जो भी आग दिखी, दैट मीन्स विजिबिलिटी वॉज एन इशू। आप बोलोगे विजिबिलिटी वॉज एन इशू, तो वो तो सिंह भी बोल रहा है, लेकिन आगे जाके, आगे लो, अभी ये है विजुअल फ्लाइट रूल्स ऑफ DGCA। वो कहते हैं 5000 मीटर की विजिबिलिटी होने ही चाहिए बिफोर टेक ऑफ एंड बिफोर लैंडिंग। फिर अगर ये विषय है, इफ दैट इज द रूल, एंड वो 8:31 को विजिबिलिटी इज 3 किलोमीटर, ये बारामती ATC ने बोलने के बाद वहां से ही वो प्लेन टर्न होके पुणे लैंड होना चाहिए था। फिर ये रूल होते हुए भी जो मेन पायलट है कपूर, उन्होंने वो ओवर रूल क्यों किया, या उनके ऊपर प्रेशर था VSR का, अरे बिजनेस हमारा जा सकता है, धंधा हमारा बैठ सकता है, हमको 10 लाख का भाड़ा वहां पे नहीं मिलेगा क्योंकि हमको आगे हैदराबाद जाना है। तो ये चीजें ध्यान में रख के इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है, ऐसे हम सबका मांगना है। और उसी के साथ ये रूल होते हुए भी अगर आप देखो, वो हैंडलर जो कपूर है एरो का, उसने वहां पे बताया कि विजिबिलिटी इज क्लियर। तो विजिबिलिटी जो क्लियर नहीं थी, तो फिर पवार ने, जो भी मनोज पवार है जो भी है, उसने क्यों वहां पे बताया, एरो ने क्यों बताया कि विजिबिलिटी है, क्योंकि वो रिपोर्ट देखने के बाद PA ने अजीत दादा को बताया कि अभी हम जा सकते, विजिबिलिटी इज ओके। अजीत दादा ने वो एक्सेप्ट किया, कैप्टन ने उनको शायद बोला होगा कि इट्स ओके ओके, लेकिन ATC ने वो ओके कभी नहीं किया था। फिर ऐसा क्या हुआ, क्यों विजिबिलिटी न होने के बाद भी जानबूझ के वहां पे बताया गया कि विजिबिलिटी इज ओके, ऐसा हम सबका प्रश्न है। आगे
और ये टेम्पल के ऊपर से गया आगे, मतलब टेम्पल के ऊपर से गया, क्लोज से गया। अभी देखो यहाँ पे अगर ये नॉर्मल मैंने आपको दिखाया तो वहाँ पे थ्रेशोल्ड, वहाँ पे कभी भी प्लेन लैंड नहीं करना होता है, उसके आगे एक एमिंग पॉइंट होता है, उसके हिसाब से प्लेन लैंड करना पड़ता है, जैसे ये थ्रेशोल्ड है। लेकिन अगर लास्ट 1 मिनट का ट्रांसपॉन्डर बंद होने के बाद हमको हाइट मालूम नहीं, लेकिन अगर प्लेन जो टेम्पल है उसके ऊपर से बहुत नजीक से गया, जो यूजुअल नहीं है, दैट इज समथिंग विच इज अबनॉर्मल आफ्टर यू टॉक टू ऑल द विलेजर्स, so दैट मीन्स ये प्लेन ट्रांसपॉन्डर बंद करने के बाद जानबूझ के इस हाइट पे लिया गया था कि आगे जाके ये जो हिली एरिया है वहां पे अगर ये प्लेन उस रनवे पे जाता भी था तब भी ये रनवे पे लैंड नहीं होता, वो हिली एरिया का जो ये बाजू है वहां पे लैंड होता था। मतलब मन में था या प्लान किया था या ऐसे क्या हो गया कि वो शायद उनके दिमाग में था कि कोई भी हालत में प्लेन को क्रैश ही करना है, उस एंगल से उसकी हाइट नीचे की थी क्या, और वो हाइट किसी को भी पता न चले, इसलिए ट्रांसफॉर्मर बंद किया था का ट्रांसपॉन्डर। फिर ऐसा हुआ क्या कि को पायलट पाठक जब उनको दिखा कि ये कुछ तो गलत हो रहा है, उनके माध्यम से फिर बचाने की कोशिश, फिर उसके बाद वो स्टॉल हुआ क्या, मतलब लेफ्ट को गया था क्या, मतलब को पायलट पाठक की कोई भी गलती नहीं, ऐसे हम सबका कहना है। लेकिन कपूर के मन में शायद ऐसे था कि ये कोई भी हालत में क्रैश करना, ऐसी शंका है। ये शंका किसको ये क्लियर करनी है, तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को क्लियर करनी है, ऐसे हम सबकी मांग है। क्योंकि 11 चाहिए, 11 चाहिए, 2 बार बताया गया, 29 का ऑप्शन होने के बाद भी ट्रांसपॉन्डर वहां पे बंद किया था, और उसी के साथ पीटीटी के माध्यम से हमको पाठक का आवाज वहां पे सुनाई दे रहा था, जो हमको पता चला है। लेकिन वहां पे जो कपूर है उसका एक भी बार आवाज नहीं आया था। अगर आप भी गाड़ी चलाते वक्त कोई भी रिक्शा वाला अचानक से बीच में आता है, कोई भी व्यक्ति वहां पे बीच में आता है, या कोई भी एनिमल बीच में आता है, तब भी हमारा रिएक्शन हम गाली देते हैं या कुछ बोल देते हैं, या मन में जो भी होता है वो बोल देते हैं, बक देते हैं। यहाँ पे नेचुरल रिएक्शन पाठक का था, बिकॉज मे बी शी हैड नथिंग इन हर माइंड, शी वॉज जस्ट फ्लाइंग लाइक अ नॉर्मल, जो रूटीन था। शायद इनके मन में, जो कपूर के मन में कोई तो कुछ तो था, कुछ तो प्रेशर था, जिसके कारण उनका एक भी बार आवाज नहीं आया। तो वो सो रहे थे क्या, या उनके हेल्थ को कुछ हुआ था, या जानबूझ के उन्होंने डिसाइड किया था कि अभी क्रैश ही करना है। अगर उनको हेल्थ को कुछ इश्यू होता तो पाठक ने पहले ही मेडे मेडे करके वो बताना चाहिए था। लेकिन मेडे जो टेक्निकल वर्ड है वो इस्तेमाल इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अचानक से वो जो मेन पायलट है उसके माध्यम से कुछ हुआ होगा, जो पाठक को पता चला होगा कि ये अभी हाथ से हमारे गए, तो इसलिए उनका नॉर्मल नेचुरल रिएक्शन एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग वो था। दैट मीन्स पाठक may not be involved in this particular accident, but Mr. Kapoor could be involved in this particular accident. This is what we feel. आगे ये है दादा का टूर क्यों चेंज हुआ, एयरक्राफ्ट का टाइमिंग क्यों चेंज हुआ, पायलट क्यों चेंज हुए, उसी के साथ डिस्पेरेंसीज जो सेंट्रल रिपोर्ट है और एटीसी की ट्रांसक्रिप्ट है उस पर डिस्पेरेंसी क्यों आई, लैंडिंग क्यों किया गया, टेक ऑफ क्यों किया गया अगर वहां पे विजिबिलिटी नहीं थी, और उसी के पास 11 नंबर का रनवे क्यों मांगा गया, जो बाकी टेक्निकल डिटेल जो हमने मांगे थे कि वॉइस रिकॉर्डिंग वगैरह है क्या, ब्लैक बॉक्स के बारे में भी हमारी मांगनी कि ब्लैक बॉक्स जब भी उसका रिपोर्ट आएगा तब उस रिपोर्ट जब भी वो प्रस्तुत किया जाएगा, फैमिली मेंबर और दूसरे लोगों को भी उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए, ऐसे आप सबकी मांगनी है। और ये पायलट कुछ भी बात नहीं कर रहे थे, ये भी हमारा सबका कहना है। ये जो लोअर एल्टीट्यूड जो नीचे आया गया वो ट्रांसपॉन्डर बंद किया गया, ऐसे बहुत सारे विषय आ गए। तो ऐसे बहुत सारे हैं। दूसरी फॉरेंसिक टीम जो वहां पे आई थी वो शाम को आई थी, इतना बड़ा नेता वहां पे एक्सीडेंट हुआ है, तो फॉरेंसिक टीम, जैसे हम पूना से अगर बारामती रीच होना है तो हमको 2 घंटा लगता है, लेकिन हम इतना इमोशनल थे कि ड्राइवर को बताने के बाद हम 1 घंटा में पूना से वहाँ पे जो हॉस्पिटल में वहाँ पे पहुँचे थे 1 घंटे में। तो ये तो अर्जेंसी, ठीक है, हम प्यार करते थे, वो हमारे अंकल थे, हमारे नेता थे, इसलिए हम पहुँच गए। तो आप 3 घंटे में पहुँचो, शाम को पहुँचने की क्या ज़रूरत थी। और दूसरी बात, जो लोगों के मन में, शायद मैं कल भूल गया था बोलने में, जो डॉक्टर से हम बात कर रहे थे, दादा की जो बॉडी थी वो स्वेल हुई थी। मैंने पूछा ये आग जब हम एक्सपीरियंस करते तो स्वेल होती है क्या, उन्होंने कहा हाँ स्वेल बॉडी होती है, लेकिन अजित दादा की बॉडी
ये अब नॉर्मली ज़्यादा स्वेल हुई थी, वो क्यों हुई थी वो भी देखने की वहाँ पे ज़रूरत है। उसके साथ वो कंपनी वीएसआर जो भी व्यक्ति है उस पर वहाँ पे गुना दाखिल होना चाहिए, जो भी मालिक है और उसके जो भी टेक्निकल स्टाफ से लेके सबका इंक्वायरी होना चाहिए। जो लोग उनको छोड़ के गए उनका भी इंक्वायरी, लेकिन अच्छी तरीके से, टू नो व्हाट वर द फॉल्ट्स ऑफ वीएसआर। और वीएसआर का बिजनेस अभी से अभी आज के बाद बंद होना चाहिए, क्योंकि ये रिस्क है ऑल वीआईपीज के लिए, क्योंकि ये बंदा कभी भी वहाँ पे मेंटेन नहीं करता, ये कॉस्ट कटिंग वहाँ पे करता है। उसी के साथ ये जो एआईबी जो ये है डीजीसीए का, वो प्रॉपरली वहाँ पे, मतलब ये गवर्नमेंट की एजेंसी है तो डाउट बहुत सारे होते हैं, लोगों का कहना है इनके माध्यम से करो। महाराष्ट्र सरकार ने सीआईडी, मतलब सीआईडी सबसे बड़ी महाराष्ट्र की एजेंसी है, हम धन्यवाद करते हैं सीएम साहब का कि उन्होंने वो एक्सेप्ट करके सीआईडी को दिया। लेकिन सीआईडी को टेक्निकल चीज़ें नहीं पता चलने वाली, तो उनको जो एडिशनल हेल्प चाहिए वो सेंट्रल एजेंसी से मिल सकता है, सीबीआई से मिल सकता है। सीआईडी तो चाहिए, सेंट्रल एजेंसी भी अगर सीबीआई जैसी वहाँ पे इन्वॉल्व हो तो वो चाहिए। लेकिन हमारी मांग ऐसी है, आगे लो, यहाँ पे नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड, ये जो यूएस का है, क्योंकि ये प्लेन यूएस में बना था, कैनेडियन कंपनी लेकिन यूएस में बना था, तो वो एजेंसी को आप ला सकते हो। फ्रांस की जो एजेंसी है उसको भी आप इन्वॉल्व कर सकते हो, जो सिविल एविएशन सेफ्टी फ्रांस। उसी के साथ यूकेबी भी एआईबी एजेंसी है, वो भी, इसमें से दो एजेंसी कंपल्सरीली सीआईडी के साथ, सीबीआई के साथ, डीजीसीए के साथ, ये दो, तीनों में से दो कंपनी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ऐसी मांग वहाँ पे फैमिली और लोगों के तरफ से वहाँ पे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। आगे अभी ये जो है, वो जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आई उस इंफॉर्मेशन के माध्यम से वहाँ पे हमने ये प्रस्तुत की। उसी के साथ आज दिल्ली आने का कारण, कल दोपहर शाम को सुप्रिया ताई जो हमारी आंट है, वो एमपी है, हमारे पक्ष के नेता है, उन्होंने अमित जी शाह साहब का टाइम मेरे बिहाफ वहाँ पे मांगा है। 4-5 बजे तक हम यहाँ पे वेट करेंगे, तब तक हमको लगा कि आपसे हम बात करें। उसी के साथ अमित शाह भाई के साथ अगर चर्चा हुई तो हम रिक्वेस्ट करेंगे उनको कि इन्वेस्टिगेशन ये प्रॉपर होना चाहिए। हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या सरकार पे वहाँ पे ऑब्जेक्शन नहीं ले रहे, हम इसको अपॉलिटिकली वहाँ पे देख रहे हैं। लेकिन यहाँ पे अगर कोई भी मुझे पूछता है कि कुछ कॉन्स्पिरेसी है क्या, तो 100% कॉन्स्पिरेसी है। तो जब भी बड़े नेताओं के, सरकार में जो नेता है, अमित शाह जी हो या एविएशन मिनिस्टर हो, जिन्हों दोनों को हमने रिक्वेस्ट वहाँ पे मीटिंग के लिए वहाँ पे की है, डीजीसीए के जो डायरेक्टर है उनको भी हमने रिक्वेस्ट की है। इन सबको हमारा कहना होगा कि ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, स्टेट की सीआईडी, देश की सीबीआई, डीजीसीए और बाहर के दो बड़े एजेंसी, उनका एक टीम बनाओ। उस फैमिली मेंबर से जो लोग हैं, जैसे कि अजीत दादा के बेटे हो या काकी हो, उसी के साथ हमारे जैसे लोग हो, उनके पक्ष के कुछ एमएलएज हो, एमपीज हो, ऐसी एक अगर टीम आप बना सकते हो तो ये इन्वेस्टिगेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे दादा तो वापस आने नहीं वाले, लेकिन हमारे सबके मन में जो शंका है वो शंका पूर्ण होना, उसको आंसर मिलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि इस तरीके से हम ध्यान में एक, मन में एक शंका, एक क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को लेते हुए आगे वाली ज़िंदगी हम जी नहीं पाएंगे। इसलिए इस क्वेश्चन के सब आंसर मिलने की वहाँ पे ज़रूरत है, तभी हम शांत वहाँ पे बैठ सकते हैं, महाराष्ट्र शांत वहाँ पे हो सकता है। और उसका सबसे बेस्ट माध्यम है ये हमारी जो मांग है, उस मांग के हिसाब से वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होने की ज़रूरत है। सिंह बहुत पहुंचा हुआ व्यक्ति है, वो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे छुपा सकता है, मैनिपुलेट कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स मैनिपुलेट हो सकते हैं, इसके पहले भी वो हुए थे। और ये जो यूरोपियन एजेंसी ने 2023 का जो वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ था, उसका जो डॉक्यूमेंट, उसका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट है ऐसे हम सबको पता चला है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन किसने रुकाया, क्यों रुकाया गया, क्यों भेजा नहीं गया, वो रिपोर्ट क्या है, ये सब, और ये इन्वेस्टिगेशन का भी आगे के 1 महीने में हमको उसका रिजल्ट चाहिए। लोग बहुत कुछ बोलते हैं, जैसे कि कुछ लोगों का कहना है ब्लैक बॉक्स में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, ऐसे होता ही नहीं, इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन जो गुजरात का एक्सीडेंट हुआ था उसमें पार्ट इन्फॉर्मेशन लोगों के सामने आया था,
थोड़ा थोड़ा वहाँ पे आया था। इसमें हमारी मांग है कि पूरी इन्फॉर्मेशन हमारे सामने वहाँ पे आनी चाहिए। लोगों का ये प्रश्न है। उसके साथ जो हमको लोगों ने बताया कि प्लेन का 50 करोड़ का वहाँ पे इंश्योरेंस लिया गया था, वो सीरियसली लिया गया था, क्योंकि प्लेन की अगर कीमत आप 16 साल पहले की कीमत की निकालोगे 35 to 40 करोड़ से उसके आगे नहीं। और जो पायलट्स हैं उनके भी 1.5 से 2 करोड़ या 3 करोड़ इंडिविजुअल पायलट का वहाँ पे इंश्योरेंस है। इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन हम सबको चाहिए, लेकिन इस एक्सीडेंट को कोई भी लाइटली नहीं लेना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली 13-14 दिन में जिस तरीके का इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हुआ। अभी एक्सपेडाइट करने की जरूरत है, ऐसी हमारी, लोगों की और महाराष्ट्र की और सबकी वो मांगे। ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सबको बताना था। धन्यवाद।